आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। ये रही सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ओमान को दे डाली बमबारी की धमकी। 60 दिन वाला सीजफायर एमओयू खत्म होते ही ट्रंप ने ईरान से कहा, सफेद झंडा उठाकर करो सरेंडर। ईरान ने भी 60 दिन की डेडलाइन को ही कर दिया खारिज। ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स का पैसा इजरायली फौजियों के खास इस्तेमाल में लगने पर आई रिपोर्ट। कांगो में इबोला का कहर, 2300 से ज्यादा लोगों की मौत और लेबनान पर इजरायली हमलों से एर्दोगन हुए परेशान। हेडलाइंस थी भारी, खबरें होंगी उनसे ज्यादा हैवी। शुरुआत करते हैं शो की। डोनाल्ड ट्रंप पर जंग की सनक चढ़ चुकी है और अब ट्रंप ने ओमान जैसे अरब मुल्क को लेकर ऐसी धमकी दे दी है जिसने पूरे रीजन में हलचल बढ़ा दी है। ये 17 अगस्त की शाम की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर ओमान अमरीकी ऑपरेशंस के रास्ते में आया तो अमेरिका ओमान पर बमबारी करेगा, ज़बरदस्त बमबारी करेगा। ट्रंप ने यह धमकी एक इंटरव्यू के दौरान दी है। वहाँ जब सुबह हो रही थी, हमारी शाम हो चुकी थी, ट्रंप का सुबह सुबह इंटरव्यू चल रहा था। ट्रंप ने उस इंटरव्यू में कहा कि अगर ओमान ने अमरीकी ऑपरेशंस में दखल दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमरीका की नेवी जो कर रही है उसमें ओमान बीच में आया, तो अमेरिका उसे बुरी तरह से बम से उड़ा देगा। अब ज़रा माजरा समझिए, चक्कर क्या है। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है कि जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही बेहद संगीन तनाज़ा चल रहा है। आप सब जानते हैं, ईरान का कहना है कि वो ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज़ से जहाज़ों के मूवमेंट, आने जाने, आवाजाही के लिए एक नया इंतज़ाम तय करने पर बातचीत कर रहा है ईरान ओमान के साथ। यानी ओमान जो अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त से मीडिएटर का किरदार निभाता रहा है, अब खुद डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की जद में आ गया है। ओमान ने पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी में अहम किरदार निभाया और ईरान के साथ उसके रिश्ते लगातार कायम रहे हैं। लेकिन अब मामला सिर्फ डिप्लोमेसी तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान। ऐसे में स्ट्रेट को दोबारा खोलने के लिए दोनों मुल्कों के बीच किसी भी तरह का इंतज़ाम होना लाजमी तौर पर पूरे रीजन पर असर डाल सकता है और यहीं पर अमेरिका की बेचैनी साफ नज़र आती है और इसी जगह अमेरिका और ओमान के मौक़िफ़ में टकराव पैदा होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप का कहना है कि कोई भी मुल्क अमरीकी ऑपरेशंस के रास्ते में नहीं आ सकता, जबकि ओमान अपनी तरफ से ईरान के साथ बातचीत के जरिए हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही बहाल करने की कोशिश कर रहा है। उधर ट्रंप अपनी शर्तें माने जाने तक हॉर्मुज़ को खोलना नहीं चाहते, वरना इसमें अमेरिका की शिकस्त साफ साफ नज़र आएगी। दुनिया पूछेगी कि तुम्हारे कौन से मकासद हासिल हो गए, तुम्हारे जो टारगेट्स थे क्या वो अचीव हो गए? नहीं तो फिर हॉर्मुज़ कैसे खुल गया? ये अना की बात आ जाती है ट्रंप और अमेरिका की। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जो बरसों से अमेरिका और ईरान के बीच पुल का काम करता आया है, और ये सिर्फ जंग के दौरान नहीं, जंग से पहले होता आया है। ओमान यही काम करता रहा था, बातचीत का। आज उसी अमेरिका का सदर उसी ओमान को बमबारी की धमकी दे रहा है। और सवाल ये है कि अगर ओमान और ईरान हॉर्मुज़ को लेकर अपने किसी इंतज़ाम के करीब पहुंचते हैं तो क्या अमेरिका उसे कबूल करेगा, या फिर ट्रंप की ये धमकी हॉर्मुज़ के तनाज़े को और बड़ा करके पूरे गल्फ रीजन को एक नए टकराव की तरफ ले जाएगी? दूसरी खबर सुन लीजिए। ईरान और अमेरिका के बीच का सीज़फायर दरक रहा है, जंग शुरू हो सकती है। 60 दिन का एमओयू आज ख़त्म हो गया 17 अगस्त में, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से साफ अल्फाज में कहा है, सफ़ेद झंडा उठाओ और सरेंडर कर दो। जी, यही लफ्ज़ हैं, हेडलाइन में पढ़िए। 17 अगस्त यानी आज एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान को वाइट फ्लैग ऑफ सरेंडर यानी सफ़ेद झंडा उठाकर सरेंडर कर देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के मामले में किसी जल्दी में नहीं है और उनका कोई टाइम शेड्यूल भी तय नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद अब भी यही है कि ईरान किसी भी सूरत में न्यूक्लियर वेपन यानी एटमी हथियार हासिल न कर सके। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद अहम बात और कही है, वो सुनना चाहिए। ट्रंप ने माना है कि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, ऐसी बातचीत जिससे ईरान दुनिया के सामने इनकार करता आया है। और ट्रंप कहते हैं कि इन बातचीतों में ईरान की IRGC के ओहदेदार भी शामिल हैं। यानी ये बातचीत दूसरे मीडिएटर्स और ईरान के सियासी ओहदेदारों से अलग एक सीधे बैक चैनल के जरिए चल रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग अच्छे पोकर प्लेयर्स हैं, लेकिन वो मर रहे हैं।
یعنی ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے سرنڈر کرنے کو کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے بات چیت کا راستہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کی یہ سخت زبان صرف دباؤ بڑھانے کے لیے ہے یا پھر امریکہ واقعی ایران سے سرنڈر چاہتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران سرنڈر تو نہیں کرے گا بلکہ مڈل ایسٹ ایک بڑی جنگ کی طرف ضرور مڑ سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ 60 دن کی ڈیڈ لائن والی بات کو ہی خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ شروعات سے کوئی پکی ڈیڈ لائن تھی ہی نہیں۔ کیا 60 دن گا رہے ہو؟ ایرانی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن اسماعیل باقی انہوں نے کہا کہ 18 جون کے میمورنڈم میں دونوں ملکوں کو سینکشنز اور نیوکلیر مدعے پر بات چیت کے لیے 60 دن کا وقت دیا گیا تھا، لیکن اسے ایسی فائنل ڈیڈ لائن نہیں بنایا گیا تھا جس کے بعد سب کچھ ختم سمجھ لیا جائے۔ یعنی ایران ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 60 دن کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات چیت اب بھی ہو سکتی ہے، کچھ ختم تھوڑی نہ ہو رہا ہے۔ باقی کے مطابق اگر 60 دن میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا تو اس مدت کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے صاف کہا کہ ایران پریشر، الٹیمیٹم یا کسی ٹائم لیمٹ کے تحت اپنی پالیسی طے نہیں کرتا۔ اسماعیل باقی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اصل میں اس میمورنڈم کے تحت بات چیت کبھی شروع ہی نہیں ہو سکی کیونکہ ایران کے مطابق امریکہ نے سمجھوتا ہونے کے کچھ ہی ہفتوں بعد اس کی سیریس طور پر خلاف ورزی کر دی تھی، حملے کر دیے تھے۔ یعنی آج 60 دن پورے ہو گئے ہیں، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ اس تاریخ کی اپنے آپ میں کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف امریکہ اس معاملے کو بالکل الگ طریقے سے دیکھ رہا ہے، دونوں طرف سے دیکھنا پڑے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ 60 دن کی مدت پوری ہو چکی ہے اور کوئی ڈیل نہیں ہوئی، جبکہ ہرمز اسٹریٹ کو دوبارہ کھولنے کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ فی الحال ایران کا کہنا ہے کہ اس کی توجہ روزمرہ کے مسئلوں پر ہے، لیکن اس کی فوج پوری طرح چوکس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم غافل ہو گئے، یعنی 60 دن کا وقت گزر گیا ہے، مگر ایران اسے کسی ایسی آخری تاریخ کے طور پر نہیں مان رہا جس کے دباؤ میں اسے امریکہ کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا پڑے کہ نہیں آج ختم ہو رہی ہے، فوراً ایکسٹینڈ کرو ورنہ یہ کر دے گا بلو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایران کہہ رہا ہے۔ ایک اور بڑی ہیڈ لائن ہے آج کی۔ برٹین کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ اب ان اسرائیلی فوجیوں کی ہیلنگ یعنی علاج کے لیے بھی استعمال ہونے کا سوال اٹھ رہا ہے جنہوں نے غزہ کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ برٹین کہتا ہے نہیں، غزہ کے لیے ٹسوں میں بہاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ انہی اسرائیلی فوجیوں کے علاج میں۔ برٹش جانچ پڑتال کرنے والی ویب سائٹ ڈی کلاسیفائڈ کی ایک انویسٹیگیشن کے مطابق برٹین کے ٹیکس پیئرز نے ممکنہ طور پر ان اسرائیلی فوجیوں کے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کو فنڈ کرنے میں مدد کی جو غزہ میں اسرائیل کی جنگ کا حصہ رہے تھے، جن کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ معاملہ یہالوم فاؤنڈیشن نام کی ایک اسرائیلی ویٹرنز آرگنائزیشن سے جڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس آرگنائزیشن کو برٹین میں موجود ایک چیریٹی کے ذریعے ڈونیشن ملا اور ان ڈونیشنز پر برٹش سرکار نے 25% گفٹ ایڈ کے تحت ایڈیشنل رقم بھی دی کہ تھوڑا سا ہماری طرف سے بھی لے لو۔ یعنی برٹین میں کسی شخص نے اگر اس فنڈ کے لیے ڈونیشن دیا تو سرکار نے ٹیکس سسٹم کے ذریعے اس ڈونیشن کی رقم میں اور پیسہ جوڑ دیا۔ ڈی کلاسیفائڈ کے مطابق سامنے آئے ای میلز میں یہالوم فاؤنڈیشن نے برٹش ڈونرز کو اپنی یوکے میں رجسٹرڈ پارٹنر پلیٹ فارم کے ذریعے پیسے دینے کو کہا تھا۔ دلیل یہ دی گئی کہ اس طریقے سے ڈونیشن دینے پر، چندے دینے والوں کو، ڈونرز کو پورا ٹیکس بینیفٹ اور گفٹ ایڈ مل سکے گا اور ان کے مطابق ڈونیشن کا 100% حصہ یہالوم کو اس کی ایکٹیویٹیز کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جس اسرائیلی فوج پر غزہ میں عام فلسطینیوں کے خلاف قتل عام کرنے جیسے، سنگین ظلم کرنے جیسے جنگی جرائم کے الزام لگتے رہے ہیں، کیا برٹش ٹیکس پیئرز کا پیسہ ان فوجیوں کے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ تک پہنچ رہا ہے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ اور اگر گفٹ ایڈ کے ذریعے برٹش سرکار بھی اس فنڈنگ میں حصہ ڈال رہی ہے تو پھر برٹین کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کے استعمال اور اس کی نگرانی کو لے کر بھی بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ فی الحال رپورٹ میں یہالوم کو ملنے والی کل رقم کا خلاصہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایک بیماری ہے، ایبولا وائرس ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ کانگو میں ایبولا خطرناک طور پر اپنے پیر پسار رہا ہے اور ملک کی تاریخ کا سب سے خطرناک آؤٹ بریک
बन चुका है ये इबोला, और मारे गए लोगों की तादाद इस वायरस से 2325 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 4945 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं, यानी करीब हर 2 कंफर्म्ड पेशेंट्स में से 1 की मौत हो रही है। सोचिए ये कितना खतरनाक है, कोविड से भी खतरनाक। सबसे डरावनी बात यह है कि इबोला की बुंदीबुयो स्ट्रेन है जिसके लिए अभी कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स पर ट्रायल चल रहे हैं। ये आउटब्रेक इतनी तेज़ी से फैला है कि 3 महीने से भी कम वक्त में 2000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2018-2020 के पिछले बड़े कांगोलेस इबोला आउटब्रेक में 2299 मौतें हुई थीं। लगातार ये बीमारियां अफ्रीकी मुल्कों में फैल जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतनी ज़्यादा मौतों की बड़ी वजह यह है कि कई बीमार लोग बहुत देर से ट्रीटमेंट तक पहुंच रहे हैं, गरीबी है, और इससे उनके बचने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यानी कांगो में इबोला अब सिर्फ एक बीमारी का मामला नहीं रहा, तेज़ी से बढ़ते केसेस, देर से मिलने वाला इलाज और वैक्सीन्स की कमी ने इसे एक बेहद ख़तरनाक हेल्थ क्राइसिस बना दिया है। ये खबर एक दिन पुरानी है, लेकिन आपको बतानी है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयप एर्दोगान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों को लेकर बड़ी फिक्र का इजहार किया है और कहा है कि तुर्की इस पूरे रीजन के हालात पर बहुत करीबी नज़र रखे हुए है। एक ताज़ा इंटरव्यू में एर्दोगान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमले तुर्की के लिए बेहद फिक्र पैदा करने वाली बात है। उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्द सीरिया का दौरा करेंगे और सीरिया के साथ रीजनल सिक्योरिटी और हालात पर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। तुर्की सीरिया के साथ है, सीरिया की सरहद लेबनान से मिली है, लेबनान में इसराइल हमले कर रहा है। एर्दोगान ने गज़ा को लेकर भी साफ कहा कि तुर्की फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जो कुछ कर सकता है वो करेगा और गज़ा के मौजूदा हालात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी इंटरव्यू में F-35 फाइटर जेट्स का मामला भी उठा। एर्दोगान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 देने का वादा किया है और अब वो चाहते हैं कि अमेरिका इस वादे को पूरा करे। देर क्यों लग रही है? इससे पहले ट्रंप भी तुर्की को F-35 देने की तरफ इशारा कर चुके हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है ये मामला थोड़ा लटक रहा है। एर्दोगान ने तुर्की की यूरोपीय यूनियन मेंबरशिप की कोशिशों पर भी कहा कि यूरोप फिलहाल इसमें खास दिलचस्पी दिखाता नजर नहीं आ रहा। यानी एर्दोगान का मैसेज साफ है, लेबनान और गज़ा में इसराइली कार्रवाई पर तुर्की अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, सीरिया में अपनी डिप्लोमेटिक मौजूदगी बढ़ाता रहेगा और साथ ही अमेरिका से F-35 के अपने पुराने वादे को पूरा करने की उम्मीद भी कायम रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।